दिए गए पाठ 2 दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी। तो जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, ये पाठ दादी माँ के बारे में है। अब किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। आप सबके घर में भी दादी माँ होगी, तो आइए जानते हैं कि लेखक की दादी माँ कैसी थी, और आप भी जानिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपकी दादी माँ भी ऐसी ही है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया है कि भले ही वे अपने जीवन में बहुत बार बहुत सी कठिनाइयां देख चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर सदा नहीं, हमेशा नहीं तो अक्सर, प्रायः मतलब अक्सर, उनका मन दुखी हो जाता है। उनके शुभचिंतक जो दोस्त हैं वो मुख पर प्रसन्न करने के लिए हमेशा उन्हें आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और पीठ के पीछे उन्हें थोड़ी सी परेशानियों से दुखी हो जाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। पर वे सोचते हैं कि इन सब बातों को क्या सोचना, और सोचने से होता भी क्या है। लेकिन बरबस मतलब अपने आप ही अचानक या अक्सर उनकी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान, शरद ऋतु में सूर्य की रोशनी बहुत धीमी हो जाती है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उतनी ज्यादा गर्म नहीं लगती, अर्थात धूप में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने लिखा है शरद की शीत किरणों के समान, किरणों की तरह, स्वच्छ मने साफ, शीतल मतलब ठंडी या ठंडक देने वाली किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब ये धुंधली छाया किसकी है? उनकी दादी माँ की है। अर्थात लेखक की दादी माँ बहुत बीमार हैं और जैसे ही उन्हें थोड़ा भी समाचार मिलता है कि उनकी दादी की तबीयत खराब है तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके दोस्त हमेशा उन्हें यही सांत्वना देते हैं कि आने वाली छुट्टियों में वे घर जाकर अपनी दादी से मिल सकते हैं और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक अपने उन दोस्तों के बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी दादी माँ की याद आती रहती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक ने आश्विन के महीने के मौसम का वर्णन किया है। क्वार मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 12 महीनों में से आश्विन का महीना होता है उसे क्वार का महीना भी कहते हैं। तो क्वार का महीना आता है जब बरसात बीत जाती है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बरसात बीतने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती है और बरसाती पानी के साथ बहकर आई हुई घासें, जड़ें सूरज की रोशनी से गर्म हुए पानी में सड़ने लगते हैं और एक विचित्र मतलब अनोखी गंध मतलब बदबू छोड़ने लगते हैं।
रास्तों में जो बरसात से कीचड़ भर जाता है वो सारा कीचड़ सूख चुका है और बरसाती पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया है, जिस पर कि धमाके से यानी जोरदार आवाज करते हुए कूदकर लड़के नहा रहे हैं। फिर लिखा है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, अर्थात ये बातें किस मौसम की है? बरसात के बाद के मौसम की। आगे लिखा है आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। इसके बाद लेखक बताते हैं कि आषाढ़ के मौसम में, आषाढ़ जो जून जुलाई का महीना होता है, उसमें उन दिनों हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ का महीना चलता है, तो उस समय आम और जामुन होते हैं, गर्मी होती है तो आम की फसल होती है उस समय। तो आम और जामुन भले ही ना मिले कोई चिंता की बात नहीं। अगहन मतलब मार्गशीर्ष का महीना, उसे अगहन भी कहते हैं, जिस समय चिवड़ा और गुड़ होता है, तो वो ना मिले कोई बात नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी आप सबने खाई होगी, लेखक कहते हैं वो भी ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं। लेकिन आश्विन के महीने में अर्थात कुआर के महीने में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। लेखक का बहुत मन होता है कि वे इस तालाब के पानी में कूदकर नहाए। मैं भीतर हुड़क रहा था, अर्थात उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा था इस जल में नहाने के लिए, लेकिन 1-2 दिन कूदने के बाद वे बीमार हो गए और उसके बाद उन्हें भयानक बुखार आ गया, जो कि उतरा रात के 12 बजे के बाद। फिर आगे लिखते हैं दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्यह टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आगे उनकी कदकाठी का वर्णन है कि वे कैसी थी, दुबली पतली थी और अपने स्नेह सने अर्थात प्रेम से भरे हुए शरीर पर उन्होंने सफेद रंग की धोती पहन रखी थी और उनके गीले बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। और आते ही लेखक के माथे पर और मुंह में उन्होंने कुछ विभूति सी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इसके बाद उन्होंने यही बताया है कि किस तरह दादी माँ लेखक की दिन भर देखभाल करती थी। फिर आगे लेखक ने लिखा है दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। इस अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि उनकी दादी माँ को
किस तरह बहुत सारी दवाइयों के नाम याद थे और वे गांव में सभी लोगों की किस तरह सेवा किया करती थी। जहां भी गांव में कोई बीमार हो जाता वहां जाकर वे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर तरह तरह की बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती थी कि हाथ वगैरह छू के देखती थी कि किसको कौन सी बीमारी है और उनको अपने अनुभव के हिसाब से वे बताती थी कि ये बीमारी है और इस तरह इसका उपचार करना चाहिए। जब गांव में महामारी और विषुचिका यानी हैजा फैल जाता तो उन दिनों रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद वे लौंग मिश्रित गुड़ का जल, गूगल धूप जलाना, ये सब बीमारों को देना, ये सारे काम करती थी। और घर की साफ सफाई ना हो तो वे बहुत नाराज हो जाती थी। आगे लेखक ने लिखा है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ने आगे लिखा है कि वे आज भी बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो नौकर उनकी देखभाल करते हैं। महाराज यानी भोजन पकाने वाले उनके लिए खिचड़ी या साबूदाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब आके उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब बुखार में या बीमारी में उतना आनंद नहीं आता जितना कि पहले आता था जबकि उनकी दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। इसके बाद लेखक ने बताया है कि जब उनके भाई की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती। सारा घर उन्होंने अपने सर पर उठा रखा था, अर्थात वे घर के कामों में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती थी। आस पड़ोस के लोग मिलने आते तो उनसे मिलती और यही बताती कि अब जब वे एक भी काम नहीं करती हैं तो कोई काम नहीं होता। सभी लोग ये जानते थे कि दादी माँ से काम तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उनकी आयु इतनी अधिक है, लेकिन फिर भी वे हर काम में स्वयं की उपस्थिति चाहती थी, इसलिए हर काम दादी माँ की अनुपस्थिति में होता ही नहीं था। फिर उन्होंने आगे एक दादी माँ से संबंधित घटना के बारे में बताया है कि एक दिन वे किसी को डांट रही थी